Heroes, what's up? Welcome to the channel, the Psych and English Corner. It's me Mitali Sharma, and in today's video we are going to start with the chapter number 1 of class 12 psychology, variation in psychological attribute. So आज हमारा lecture number 1 है and हम note से पढ़ रहे हैं. Let's get started with the chapter. Okay, so variation in psychological attribute. So इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल डिफर करता है. वेरिएशंस मतलब होते हैं डिफरेंसेस. तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे इंडिविजुअल डिफर करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. ये हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट्स, इंटेलिजेंस के बेसिस पे और हमारे बिहेवियर पैटर्न्स के बेसिस पे. सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में बात करी जा रही है कि ह्यूमन बीइंग कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से इन द मैनर दे परसीव, लर्न, थिंक एंड परफॉर्म ऑन वेरियस टास्क. मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो कि इंटरेस्ट भी है साइकोलॉजिस्ट का, वो है इंटेलिजेंस. पीपल डिफर करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स आइडियाज, अडेप्ट करना एनवायरनमेंट को और एक्सपीरियंस से लर्न करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है वो नियर द गैस स्टोव खेल रहा है और उसका हाथ हॉट पैन पे लग जाता है और उसका हाथ बर्न हो जाता है, तो फिर अगले टाइम से याद रखेगा कि मुझे गैस स्टोव के पास नहीं खेलना है. सो ये हो गया लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस का एग्जाम्पल. फिर एंगेज इन वेरियस फॉर्म ऑफ रीजनिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग, सो ऑन. और कैसे हम ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, ये सारी चीजें. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. वेरिएबिलिटी फैक्ट ऑफ नेचर. वेरिएबिलिटी एक नेचर का फैक्ट है और इंडिविजुअल्स इसके एक्सेप्शन नहीं है. मतलब इंडिविजुअल में भी वेरिएशंस होते हैं इन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आल्सो साइकोलॉजिकल डायमेंशंस के बेसिस पे. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जैसे कि हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एंड सो ऑन. साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर करता है डिस्टिंक्टनेस और वेरिएशंस को अमंग पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. कुछ साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय आवर पर्सनल ट्रेट्स. जैसे कि अगर कोई पर्सन अग्रेसिव है तो वो अग्रेसिव ही बिहेव करेगा, क्या कोई सी भी सिचुएशन हो. बट कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस होता है सिचुएशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग. मतलब कि अगर कोई पर्सन जो कि जनरली अग्रेसिव है बट अगर उसके टॉप बॉस का प्रेजेंस हो तो वो अग्रेसिव बिहेव नहीं करेगा, वो एक सॉफ्ट मैनर पे बात करेगा. ये है हमारा सिचुएशनिज्म जो कि स्टेट करता है कि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस जिसमें एक का बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस. द डेफिनेशन इज situationism, which says that situation and circumstances in which one is placed influence one's behavior. Situationist perspective views human behavior relatively more as a result of external factors. Next topic that is assessment of psychological attribute. असेसमेंट फर्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने का. असेसमेंट रेफर करता है कि इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करने में और इवैल्यूएट करने में. हम इसको ऑफन यूज करते हैं मल्टीपल मेथड्स के तरह इन द टर्म्स ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. तो यहाँ पे बोला जा रहा है असेसमेंट बेसिकली मेजर करता है इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को और इवैल्यूएट करता है. असेसमेंट अब होते हैं दो टाइप्स के. एक होता है फॉर्मल असेसमेंट, एक होता है इनफॉर्मल असेसमेंट. फॉर्मल असेसमेंट स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और हमारा ऑर्गेनाइज्ड होता है. फॉर्मल असेसमेंट रेफर करता है फ्रॉम केस टू केस and from one assessor to the another assessor. Therefore ये ओपन होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के, whereas फॉर्मल असेसमेंट ओपन नहीं होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के. फॉर एग्जांपल, अगर इंटरव्यूअर ए और बी पर्सन का इंटरव्यू ले रहा है, उसने सेम क्वेश्चन पूछा कि अगर हम आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दे तो आप क्या पॉलिसी या क्या चेंजेस लाओगे. अब ए पर्सन के अलग व्यूज होल्ड कर रहा होगा, बी पर्सन अलग व्यूज होल्ड कर रहा होगा. इसी को ही हम कहते हैं इनफॉर्मल असेसमेंट, मतलब जहां पर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस ओपन हो. वेयरएज फॉर्मल असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और स्ट्रक्चराइज्ड होता है. एट्रीब्यूट चूज किया जाता है असेसमेंट के लिए, वो डिपेंड करता है अपॉन द पर्पस. क्या पर्पस है उसके बेसिस पे हम एट्रीब्यूट चूज करते हैं असेसमेंट के लिए. जैसे कि अगर कोई वीक स्टूडेंट है, अगर हमें उसकी हेल्प करनी है उसके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो हम असेस करेंगे उसके इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस. कहता है कि पर्सन जो कि अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपनी फैमिली मेंबर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने नेबर्स के साथ, तो हम उसका असेसमेंट असेस करेंगे बाय द हिज पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम मेजर करेंगे उसका असेसमेंट. साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज करता है सिस्टमैटिक टेक्निक्स और सिस्टमैटिक टेस्टिंग्स, प्रोसीजर इवैल्यूएट करने के लिए एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड द
पर्सनल क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हमारा असेसमेंट टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हमारा लीनियर और यूनिडायमेंशनल नहीं होता है, ये यूजुअली मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सप्रेस्ड करता है इन द टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस। हम एट्रीब्यूट को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेराइटीज ऑफ टेस्ट जो कि हम यूज करते हैं साइकोलॉजिकल लिटरेचर या साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में। 5 टाइप्स के हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के डोमेन्स होते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड द वैल्यूज। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होती है इट इज अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेनेवर द चैलेंज इज फेस्ड। बेसिकली बोला जा रहा है कि भाई इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी है जहां पर हम समझते हैं, हम रैशनली सोचते हैं और हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उसका यूज करते हैं इफेक्टिवली जब भी हम सिचुएशन, चैलेंजेस या सर्कमस्टांस फेस करते हैं। ये जनरली कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हम इंटेलिजेंस वही मानते हैं कि वही बच्चा इंटेलिजेंट है या वही पर्सन इंटेलिजेंट है जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या जो कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इंटेलिजेंस डजंट डिफाइन दैट। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जनरली स्टूडेंट हैविंग लो इंटेलिजेंस आर नॉट लाइकली टू डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, बट देयर सक्सेस इन अ लाइफ इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विद देयर इंटेलिजेंस स्कोर्स। बेसिकली अगर कोई पर्सन जो कि स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ पे भी कुछ ना कर पाए। सेकेंड इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड बेसिकली कि पर्सन की क्या पोटेंशियल है स्किल को एक्वायर करने की, तो इंडिविजुअल्स अंडरलाइन पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग द स्किल। एप्टीट्यूड असेसमेंट हेल्प करता है हमें मेजर करने में कि इंडिविजुअल क्या करेगा फ्यूचर में अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट दें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन जो कि गुड लैंग्वेज एप्टीट्यूड है जिसका, अगर हम उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग दे तो वो गुड राइटर बन सकता है। सो बेसिकली कि क्या पर्सन का पोटेंशियल है स्किल को एक्वायर करने के लिए अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट दे, दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड मीन। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, नंबर थर्ड। इंटरेस्ट बेसिकली इट इज इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, प्रेफरेंस टू एंगेज इन वन पर्टिकुलर एक्टिविटी, जहां पर इंडिविजुअल का प्रेफरेंस है कि वो एंगेज रहे एक ही पर्टिकुलर एक्टिविटी में। Assessment of interest may help in deciding that in which occupation or activity an individual will be comfortable and happy satisfied. है आप उसी चीज को आगे फ्यूचर में भी करते हो तो ये ज्यादा चांसेस है कि आप हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जियो rather than the other one. So this is the interest basically कि एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस एंगेज रहने में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी। Personality basically relatively enduring characteristics of an individual which make distinct to others. So basically enduring characteristics है जो कि एक पर्सन को डिफरेंट बनाते हैं दूसरे पर्सन से। सबका अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट है, मेरा अलग पर्सनालिटी, आपका अलग पर्सनालिटी, आपके फ्रेंड्स का अलग पर्सनालिटी है। ये टेस्ट हमारे ये बताता है कि कैसे पर्सन जो है वो लाइकली बिहेव करेगा फ्यूचर में। डोमिनेंट हो गया, सबमिसिव हो गया, विड्रॉन हो गया, सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक पर्सन को डिस्टिंक्ट बनाए दूसरे पर्सन से, दैट इज व्हाट पर्सनालिटी मीन। नंबर 5 दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज हमारे इंड्योरिंग बिलीव्स होते हैं जो कि एक आइडल मोड होता है बिहेवियर का, बेसिकली एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स गाइडलाइंस जो कि पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं उसकी एंटायर लाइफ में। ये हमारे को एसेस करने में हेल्प करता है जैसे कि डिसीजंस कैसे लेते हैं, कैसे हम स्पेसिफिक सिचुएशंस में परफॉर्म करें, ये सारी चीजें। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज असेसमेंट मेथड्स। अब हम 5 असेसमेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं। हमने असेसमेंट जान लिया कि भाई असेसमेंट क्या होता है, अब हम जानेंगे कि व्हाट इज द 5 असेसमेंट मेथड्स। 5 असेसमेंट मेथड्स है साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिपोर्ट। सबसे पहले देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जैसे कि हो गया मेंटल, बिहेवियर, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें। ये ज्यादातर क्लिनिकल सेटिंग्स में काम आता है। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब होता है हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंडर। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। इन्वॉल्व करते हैं सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1-to-1 बाय अ काउंसलर फ्रॉम द क्लाइंट। ये एग्जाम्पल डोर टू डोर सेल्समैन सर्विंग अबाउट अ प्रोडक्ट। अगर आपके घर में कोई पर्सन आ रहा है पैम्पलेट लेके और या वो अपना प्रोडक्ट लेके, तो वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको वो डिस्कस करेगा आपके साथ। या जर्नलिस्ट जो कि एक पॉलिटिकल पीपल से बात कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है। एम्प्लॉय जब हायर करते हैं तब इंटरव्यू लिया जाता है। ये सारी टेक्निक यूज होती है असेस करने के लिए इंटरव्यू में।
फिर बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी हमारी डिटेल स्टडी है, इन डेप्थ स्टडी है, जहाँ पे हम पर्सन के बारे में इन डेप्थ स्टडी करते हैं इन द टर्म्स ऑफ देयर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बाय कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ अ वाइड अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग द इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड्स। तो यहाँ पर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं पर्सन के बारे में, किसके टर्म्स पे, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट के टर्म्स में, जहाँ पर हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, हम पूरा रिसर्च करते हैं, उसके बाद टेस्ट मेथड्स होते हैं। आपने 11th क्लास में भी केस स्टडी करी होगी, वेदर चैट जीपीटी हो कुछ भी हो, बट केस स्टडी जब बनाई थी तब उसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं कि प्रोफाइल क्या है पर्सन की, उसका हिस्ट्री क्या है, फैमिली से डायग्नोस तो नहीं हुआ ना, फिर उसके कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम केस स्टडी से करते हैं, फाइंड आउट। नेक्स्ट फोर्थ दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारा एम्प्लॉइंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स होता है रिकॉर्ड करने के लिए बिहेवियरल फिनोमिना जो कि अकर होता है नेचुरली इन अ रियल टाइम। अगर हमें ऑब्जर्व करना है, मान लो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स है और वहां पर टीचर की एब्सेंस है, तो स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ देयर टीचर। सो हम उनको ऑब्जर्व करेंगे टू द सर्टेन ड्यूरेशन और एट द सर्टेन डिस्टेंस। दैट इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन मेंट। ऑब्जर्वेशन मेथड्स यूजफुल होते हैं टू स्टडी द रियल इवेंट्स, टू study the situations. However, interpretation can be subjective and literal control of the observer. For example, अगर हम मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं उनको देखकर, जो कि हम ऑब्जेक्टिवली एक सर्टेन ड्यूरेशन तक देख रहे हैं। फिफ्थ इज सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट एक हमारा मेथड होता है जहां पे इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है अपने बारे में ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जहां पर वो ओपिनियंस बताता है, अपने बिलीव्स बताता है, ये सारी चीजें जब एक इंडिविजुअल अपने बारे में बताता है, दैट इज द सेल्फ रिपोर्ट। ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड होती है इंटरव्यू के थ्रू और क्वेश्चनियर के थ्रू और टेस्ट के थ्रू। अब इसका एक डिसबेनिफिट ये भी है कि ना सेल्फ रिपोर्ट का, कि इंडिविजुअल्स कभी कभी क्या करते हैं, अपने बारे में झूठी बातें बताने लग जाते हैं, या अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो नहीं बताते, या बढ़ा चढ़ा के बात बताने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो खुद ही अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। बेसिकली जब एक इंडिविजुअल अपने बारे में खुद एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और जैसे कि उसके ओपिनियंस हो गए, बिलीव्स हो गए, ये सारी चीजें, ये आता है हमारा सेल्फ रिपोर्ट के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस बताता है कि कैसे एक इंडिविजुअल डिफर करता है दूसरे इंडिविजुअल से। ये हमारे को साथ साथ ये भी प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे लोग अडेप्ट करते हैं अपना बिहेवियर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो रहते हैं। इंटेलिजेंट पीपल को देखते हैं एट्रीब्यूट के साथ, जैसे कि मेंटल अलर्टनेस हो गया, रेडी विट हो गया, क्विक इन लर्निंग हो गया, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स। ये सारा इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ये इंटेलिजेंस है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी थी इंटेलिजेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक्सप्लेन किया इंटेलिजेंस को एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपको सारी याद रखनी है, एल्फ्रेड बिनेट की, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, वेस्लर की, गार्डनर की, स्टैनबर्ग की, सबकी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इवन जो ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेनेवर द चैलेंजेस फेस्ड, ये वाली डेफिनेशन भी याद रखनी है। सारी डेफिनेशन याद रखनी है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो पहली डेफिनेशन क्या बोली जा रही है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया कि भाई ये पावर है परसीविंग करने की, याद करने की, सोचने की और समझने की। ये सारी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट, ये याद रखना है, एल्फ्रेड बिनेट वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है। ये पहले साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने वर्क किया है इंटेलिजेंस के ऊपर। इन्होंने क्या बताया है इंटेलिजेंस को, कैसे डिफाइन किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीजन वेल। अगर आप एबल हो जज करने के लिए, समझने के लिए और रीजन करने के लिए, देन यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये बताई हमारे एल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, तो याद रखना एल्फ्रेड बिनेट वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने वर्क किया था इंटेलिजेंस के साथ, और उन्होंने ये बताया कि भाई इंटेलिजेंट पर्सन वो होता है जो कि जज वेल करे, अंडरस्टैंड वेल करे और रीजन वेल करे। ये डेफिनेशन याद रखना। वेस्लर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, तो वेस्लर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस बेसिकली ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है इंडिविजुअल की टू थिंक रैशनली, सोचने के लिए रैशनली और पर्पसफुली एक्ट करने के लिए और डील करने के लिए इफेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ।
तो वेशलर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस समझ आ गया। वेशलर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस ये बताया जा रहा है कि भाई ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी है इंडिविजुअल को सोचने के लिए, रैशनली समझने के लिए, इफेक्टिवली और पर्पसफुली काम करने के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ। फिर आते हैं हमारे गार्डनर और स्टर्नबर्ग। अब गार्डनर और स्टर्नबर्ग कहते हैं कि भाई इंटेलिजेंट पर्सन वो ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा है, बल्कि वो है जो कि उसको मॉडिफाई भी कर रहा है और शेप भी कर रहा है। ये थी हमारी गार्डनर और स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बार बार पूछा जाता है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आप कितने भी अपने पेपर्स देख लो प्रीवियस ईयर के, हर बार थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच दो टाइप्स की थ्योरी होती है। साइकोमेट्रिक अप्रोच बेसिकली क्या है कि भाई ये एग्रीगेट है एबिलिटीज का, बेसिकली एबिलिटीज का ग्रुप को बोला जा रहा है साइकोमेट्रिक अप्रोच। प्रोसेसिंग अप्रोच में मेनली फोकस किया जाता है कि कैसे इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है। अब हम देख लेते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच में जो इंटेलिजेंस, उसको हम कंसीडर करते हैं एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, मतलब ग्रुप ऑफ एबिलिटीज से। ये एक्सप्रेस करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इन द टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स या सिंगल नंबर ऑफ अ कॉग्निटिव एबिलिटीज। बेसिकली एक सिंगल इंडेक्स मानता है इंडिविजुअल की एबिलिटीज को, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच डिस्क्राइब करता है प्रोसेस ऑफ पीपल यूज द इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच हमारे को ये डिस्क्राइब करता है कि क्या प्रोसेस एक इंडिविजुअल यूज करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और रीजनिंग करने के लिए। मेजर जो फोकस रहता है इस अप्रोच का, जो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है, rather than the focusing on the structure of intelligence। यहाँ पर इंटेलिजेंट पर्सन कैसे एक्ट किया करता है उस पर फोकस किया जाता है, rather than कि क्या इंटेलिजेंस है, कैसा स्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, उस पर नहीं किया जाता। मेनली फोकस किया जाता है कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है। और its underlying dimension, information processing approach is emphasizes studying cognitive functions underlying intelligent behavior। यहाँ पे ये बात की जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे यूनियर वन फैक्टर थ्योरी की। यूनियर वन फैक्टर थ्योरी आता है हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर, मतलब से परफॉर्मेंस को रखा जाएगा, ठीक है, और हमारी एग्रीगेट होती है एबिलिटीज की। अब हम पढ़ते हैं यूनियर वन फैक्टर थ्योरी। दी किसने थी? एल्फ्रेड बिनेट ने। आई विल रिकमेंड यू ऑल, एल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। अब मैं आप लोगों से रिकमेंड कर रही हूँ सबको एक चीज कि ना आप लोग क्या करना, आप लोग एक नोट्स में सिंपल नोटबुक लेना, उसमें क्या करना, थ्योरीज लिख देना कि भाई ये थ्योरी किस किसने दी है, क्योंकि थ्योरी दी किसने वो इंपॉर्टेंट है और थ्योरी में बताया क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर याद रख लेना। अब यूनियर वन फैक्टर थ्योरी दी है एल्फ्रेड बिनेट ने। इन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है इंटेलिजेंस को एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज का सिमिलर सेट कॉन्सेप्चुअलाइज किया है हमारे एल्फ्रेड बिनेट ने, जिन्होंने नाम दिया है इस थ्योरी को यूनियर वन फैक्टर थ्योरी। ये यूज होती है सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम को इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो बेसिकली इसकी जो थ्योरी है इंटेलिजेंस की, उनको यूनियर वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। ये थ्योरी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसको बोला कि थ्योरी सही नहीं है, इस थ्योरी का मतलब नहीं है, तुक्त नहीं है, व्हाटएवर। सो ये थ्योरी जो है ये डिस्प्यूटेड हुई है जब साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड करने लग गए थे। कब डिस्प्यूट हुई है साइकोलॉजिस्ट के ड्यूरिंग, जब वो अपना डेटा एनालाइज करने लग गए थे इंडिविजुअल्स का, जो कि कलेक्टेड हुआ था बिनेट टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एल्फ्रेड बिनेट हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने हमारे को फॉर्मूला इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस बताया था, ठीक है जी। ये हमारी यूनियर वन फैक्टर थ्योरी। बेसिकली यूनियर वन फैक्टर थ्योरी का मेन कंक्लूजन निकालूं मैं तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, इंटेलिजेंस को कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाता है, कंसिस्ट किया जाता है एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज में, और ये यूज होती है सॉल्व करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम और सारी प्रॉब्लम को। ये दी किसने थी? एल्फ्रेड बिनेट ने। ये सारी चीजें ये डिस्प्यूटेड भी हुई थी जब साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे डेटा ऑफ इंडिविजुअल, जो कि किसने दिया था? बिनेट टेस्ट ने, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट बात बताई जा रही है टू फैक्टर थ्योरी की, जो कि किसने दी है? चार्ल्स स्परमैन ने। याद रखना 1927 में, डेट जिसमें लिखी है एनसीईआरटी में याद रख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है 1927 में चार्ल्स स्परमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। इसमें कौन से दो फैक्टर थे? एक था जी फैक्टर, एक था एस फैक्टर। जी फैक्टर था जनरल फैक्टर और एस फैक्टर था स्पेसिफिक फैक्टर। In 1927, Charles Perman proposed a two-factor theory of intelligence
एम्प्लॉइंग अ स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने, अब याद रखना ये पॉइंट्स जो पॉइंट्स बोल रही हूँ, टू फैक्टर थ्योरी में इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए थे जिनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने इंटेलिजेंस को कंसिस्ट किया था जी फैक्टर, दैट इज जनरल फैक्टर, एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स एस फैक्टर। जी फैक्टर इंक्लूड करता है मेंटल ऑपरेशन जो कि प्राइमरी और कॉमन हो सारे परफॉर्मेंसेस के। तो जनरल फैक्टर, जनरल नाम से पता चल रहा है कि जो कि कॉमन हो, जनरल हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जनरल फैक्टर्स के अंदर मेंटल ऑपरेशंस आते हैं, कैसे, जो कि प्राइमरी हो और जो कि कॉमन हो सारे परफॉर्मेंसेस के लिए। In addition to the G factor, he said that there are also many specific abilities. अब G factor के ही एडिशन में उन्होंने बोला कि बहुत सारे हमारे पास ना एक्सटर्नल S फैक्टर्स के एबिलिटीज भी है, जैसे कि का नाम इन्होंने क्या दिया, S फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, excellent singers, architects, scientists and athletes may be high on G factor but they have a specific abilities which allow them to exceed in their respective domains. तो क्या बोला जा रहा है, ओके कट कर देना वाला पार्ट जो भी था, ठीक है। अब इन एडिशन टू द जी फैक्टर उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास कुछ और भी स्पेसिफिक एबिलिटीज है जिन्होंने इनका नाम दिया एस फैक्टर, जिसका नाम किया स्पेसिफिक फैक्टर्स। मतलब अभी तो था जनरली, अभी हम क्या कर रहे थे, कॉमन था भाई सारे परफॉर्मेंस के लिए, प्राइमरी था। अब हम इसको स्पेसिफाइड कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर डोमेन्स। तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि एक्सीलेंट सिंगर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट और एथलीट्स, उनका हाई जनरल फैक्टर हो सकता है, उनके जनरल फैक्टर हो सकता है, बट उनकी जो स्पेसिफिक एबिलिटीज है वो अलाउ कर रही है उनको एक्सेल करने में उनके रिस्पेक्टिव डोमेन्स। तो स्पेसिफिक फैक्टर जहाँ पे हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, स्पेसिफिक एबिलिटीज हो हमारी किसी पर्टिकुलर डोमेन में, उसको कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। एंड जनरल फैक्टर जो कि कॉमन हो सारी परफॉर्मेंसेस के लिए और जो प्राइमरी हो, ठीक है। ये थी हमारी टू फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर थ्योरी का ये याद रखना, 40 पे मैंने दी थी, कब दी थी, 1927 में दी थी। यहाँ पर क्या बात करी जाती है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज किया जा रहा था जो कि हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं इसको। एक दो फैक्टर्स बताए जा रहे थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर जनरल फैक्टर था, जनरल फैक्टर पर हमारी परफॉर्मेंसेस के लिए कॉमन हो और हमारा प्राइमरी हो। एस फैक्टर क्या था, जो कि स्पेसिफाइड हो पर्टिकुलर डोमेन्स में, स्पेसिफिक एबिलिटीज हो पर्टिकुलर डोमेन में, ये बातें की जा रही थी। ये हमारा पूरा है। और क्या बताया जा रहा है, अगर कोई हाई है जनरल फैक्टर में तो डजंट मीन कि उसका स्पेसिफिक फैक्टर भी हाई होगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड, दैट इज थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो कि दी थी लुईस थर्स्टन ने। अब स्पीयरमैन थ्योरी वाज फॉलोड बाय लुईस थर्स्टन थ्योरी। ही प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये बताती है कि जो इंटेलिजेंस है वो कंसिस्ट करते हैं 7 प्राइमरी एबिलिटीज, ईच ऑफ विच इज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल कॉम्प्रहेंशन की। वर्बल कॉम्प्रहेंशन में क्या बताया जा रहा है, ग्रास्प करना मीनिंग ऑफ वर्ड्स और कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज। तो बेसिकली वर्बल कॉम्प्रहेंशन, ग्रास्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स, आइडियाज एंड द कॉन्सेप्ट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटीज, स्पीड एंड एक्यूरेसी इन न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स, कि कितनी स्पीड है, हम कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज को, कितने एक्यूरेसी, कितना सही है, कितना गलत है, ये सारी चीजें। नंबर थर्ड इज स्पेशियल रिलेशंस। बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे विजुअल पैटर्न्स हो, विजुअलाइजिंग पैटर्न्स और फॉर्मेशंस ऑफ पैटर्न्स, ये वाली बातें। इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं परसेप्चुअल स्पीड की। ये स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स, कितनी जल्दी परसीव कर पा रहे हो डिटेल्स को, वो बात कर जा रही है। वर्ड फ्लुएंसी, जहाँ पर हम फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं और फ्लेक्सिबली वर्ड को बोल पा रहे हैं। मेमोरी, जहाँ पे हम एक्यूरेसी से रिकॉल कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन को। इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे हम जनरल रूल्स को डिराइव कर पा रहे हैं प्रेजेंटेड फैक्ट से। जो फैक्ट्स प्रेजेंटेड है, जो फैक्ट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसी से ही जनरल रूल्स डिराइव कर पा रहे हैं, उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। सो लुईस थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। कौन कौन सी दी थी भाई, वर्बल कॉम्प्रहेंशन, जहाँ पर ग्रास्प करना, क्या ग्रास्प करना, बेसिकली वर्ड्स के मीनिंग को ग्रास्प करना, कॉन्सेप्ट्स को और आइडियाज को। न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जहाँ पर कितनी स्पीड और कितनी एक्यूरेसी से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं, कंप्यूटेशनल स्किल्स। स्पेशियल रिलेशनशिप, जहाँ पर हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं पैटर्न्स और फॉर्म्स को। फिर परसेप्चुअल स्पीड, कितनी स्पीड से हम परसीव कर पा रहे हैं डिटेल्स को। वर्ड फ्लुएंसी, कितने हम क्लियरली वर्ड्स बोल पा रहे हैं, कितने हम फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, फ्लेक्सिबली बोल पा रहे हैं। मेमोरी, जहाँ पर हम एक्यूरेसी से रिकॉल कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। और इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पर हम डिराइव कर रहे हैं जनरल रूल्स जो कि प्रेजेंटेड है फैक्ट से। तो बात याद रखना, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी लुईस थर्स्टन ने दी थी। कितनी थी थ्योरी भाई, 7 थी। 7 के नाम इधर मैंने ऑलरेडी बता दिए। अच्छा, अब जो भी टॉपिक में तुम्हें डाउट हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल पॉजिटिवली आंसर दैट। हियरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस,
दिस इज नंबर 4 थ्योरी, हियरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? जेनसन ने दिया था। आर्थर जेनसन ने बेसिकली 2 लेवल्स दिए थे, लेवल 1 एंड लेवल नंबर 2। अब आर्थर जेनसन प्रपोज हियरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो कि कंसिस्ट करता है एबिलिटीज जो कि ऑपरेट करते हैं 2 लेवल्स, लेवल 1 एंड लेवल 2। ओके, सो लेवल नंबर 1 ये होता है एसोसिएटिव लर्निंग, जहां पे हमारा आउटपुट कम या ज्यादा सिमिलर होता है इनपुट से, फॉर एग्जांपल रोट लर्निंग एंड मेमोरी। लेवल नंबर 2 कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं हायर ऑर्डर स्किल्स और ये ट्रांसफॉर्म करता है इनपुट को प्रोड्यूस करने के लिए इफेक्टिव आउटपुट। यहाँ पर ये इनपुट को ट्रांसफॉर्म करता है जिस वजह से जो हमारा आउटपुट हो वो ज्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो, ज्यादा हो इफेक्टिव। सो हियरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? आर्थर जेनसन ने दिया। 2 लेवल्स दिए थे, लेवल नंबर 1 एंड लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 1 में क्या बोला कि ये एक एसोसिएटिव लर्निंग है जहां पर हमारा आउटपुट ज्यादा या कम सिमिलर होगा इनपुट के। लेवल नंबर 2 में क्या बोला गया? ये कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है जहां पर हमारा इनपुट हम ऐसा परफॉर्म करवाते हैं जिस वजह से हमारा आउटपुट जो है वो इफेक्टिव प्रोड्यूस हो, हम ऐसा ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को। यहाँ पे हायर ऑर्डर स्किल्स इन्वॉल्व होती है और यहाँ पे रोट लर्निंग मेमोरी ये वाला, ये हमारे हियरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस था, याद रखना। नंबर 5 है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो कि किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने दिया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। यहाँ पे जेपी गिलफोर्ड ने, ये पी है यहाँ पे, याद रखना। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया जेपी गिलफोर्ड ने। जेपी गिलफोर्ड ने प्रपोज किया स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल को जो कि क्लासिफाई करता है इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को अमंग दी 3 डायमेंशंस। यहाँ पे हम 3 डायमेंशंस के अमंग इंटेलेक्चुअल मॉडल को क्लासिफाइड करते हैं। कौन से वो 3 डायमेंशंस है? ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रेडिक्ट्स। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। This includes cognition, memory, recording, memory retention, divergent prediction, convergent prediction and evaluation. Basically कि रिस्पोंडेंट मतलब जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो है ऑपरेशन। ये हमारे ये चीजें इंक्लूड करते हैं। कंटेंट रेफर करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन जिसमें इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म की जा रही है। सो ये नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन होता है जिसमें इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड की जाती है, जो कि इंक्लूड करता है विजुअल, ऑडिटरी और सिंबॉलिक। ठीक है, फिर आता है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट रेफर करता है to the form in which information is processed by the respondent। तो बेसिकली ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोसेस्ड हो रही है रिस्पोंडेंट के द्वारा, उसे कहा जा रहा है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट को हम क्लासिफाइड करते हैं 3 चीजों में, दैट इज यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस। सिंस द क्लासिफिकेशन गिलफोर्ड 1988 include 656 categories, therefore the model has 180 cells। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि हमारे ना 3 डायमेंशंस पे तो हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स जो है वो क्लासिफाई होते हैं, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है वो 3 चीजों में और क्लासिफाइड होता है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? यूनिट्स, क्लासेस और रिलेशंस। अब हम इसको ना सेल्स के बेसिस पे करते हैं जो कि होती है हमारी 656। तो each cell is expected to have at least 1 factor or ability, some cells have more than 1 factor। हर फैक्टर जो है वो डिस्क्राइब होते हैं इन द टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशंस, तीनों डायमेंशंस के टर्म्स में डिस्क्राइब होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। इन्होंने क्या करा? इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को क्लासिफाइड करा 3 डायमेंशंस के अमंग। कौन कौन से थे वो? ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन कहता है कि भाई रिस्पोंडेंट कर क्या रहा है, रिस्पोंड मतलब जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो कर क्या रहा है, ये बात करते हैं ऑपरेशन में। कंटेंट बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन जिसमें इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। प्रोडक्ट मतलब कि भाई क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है रिस्पोंडेंट के द्वारा, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके द्वारा क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, वो आता है प्रोडक्ट के अंदर। फिर प्रोडक्ट क्लासिफाई करती है 3 चीजों पे, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन। अभी क्लासिफिकेशन जब हुआ था गिलफोर्ड 1988 में, तो इन्होंने इंक्लूड किया था 656 बेसिकली कैटेगरीज में, जो कि मॉडल जो है जिनके कितने हैं 180 सेल्स है। और हर सेल को क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि उसका एटलीस्ट एक फैक्टर तो या एबिलिटी तो हो। कुछ सेल जो है उनके मोर देन 1 फैक्टर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो ईच फैक्टर है वो डिस्क्राइब करते हैं इन द टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशंस। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तो ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं एक चीज बता देती हूँ, मैं आपको बार बार क्यों रिपीट कर रही हूँ, वाई आई वाज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, स्पेशली थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप क्लास में याद कर लो, कि जैसे ही क्लास खत्म हो जाए आप उसमें सिर्फ रिविजन करो एंड आपका सॉर्ट ऑफ हो जाए।
ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं वापस एक बार रिवीजन करवा रही हूँ 1 या 2 बार, जिससे आपके दिमाग में ढंग से बैठ जाए। अब हम करते हैं, हमारी होगी साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब हमने देख ली भाई सिंगल इंडेक्स वाला, ठीक है, ये हमने पूरी क्लियर कर ली कि साइकोमेट्रिक अप्रोच के बारे में, एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज, ये ग्रुप ऑफ एबिलिटीज होती है हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हमने क्या देखा था, प्रोसेसिंग अप्रोच याद आ रहा है दिमाग में, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है, rather than कि भाई उसका इंटेलिजेंस का फंक्शनिंग कैसा है, उससे ज्यादा किस पे फोकस किया जाता है कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि किसने दी है, हॉवर्ड गार्डनर ने। मैं बता रही हूँ ये एमसीक्यू में आता है डेफिनेटली, इस बार भी आएगा एमसीक्यू में, तुम अपने यूनिट एग्जामिनेशंस में देख लेना, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन तो बनेगा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर से, तुम इसको स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो हॉवर्ड गार्डनर ने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस जो है वो सिंगल एंटिटी नहीं है, वो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करता है। एल्बर्ट बेनार्ड ने वन फैक्टर थ्योरी ने कहा था कि भाई एक सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज से ही हमारा इंटेलिजेंस वो सारी जगह परफॉर्म कर सकते हैं, हम हर टास्क में कोई सी भी इंटेलिजेंस परफॉर्म कर सकते हैं, ये बात हमारे को बोली गई थी। बट हॉवर्ड गार्डनर नहीं मानते, हॉवर्ड गार्डनर बिल्कुल नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट कर सकती है, ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये सारी इंटेलिजेंस जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। Gardner also put forth that different types of intelligence interact and work together to find the solution to a problem। इन्होंने ये भी बताया कि भाई जो ये 8, इन्होंने कितनी इंटेलिजेंस दी थी, इन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। इन्होंने कहा था जो 8 इंटेलिजेंस है ना, 8 की 8 इंटेलिजेंस, ये क्या करती है, ये इंटरेक्ट करती है और काम करती है एक साथ, जिसके वजह से हमें सॉल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम का बेटर। अब याद रखना एक चीज, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। याद रखना प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज अलग है, ये अलग है, ये 2 चीजें प्लीज ध्यान रखना, वो 7 थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये 8 है। अब याद रखो, अब सबसे पहला है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या है, आ जाता है कि आपको ना ये देंगे, आपको ये आगे इसके अंदर की बात दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, फिर आपको बतानी पड़ेगी। तो लिंग्विस्टिक देखो, ये स्किल इन्वॉल्व करती है प्रोटेक्शन और यूज ऑफ लैंग्वेज का। इट इज अ कैपेसिटी टू यूज द लैंग्वेज फ्लुएंटली, जहां पे हम लैंग्वेज का फ्लुएंटली यूज करते हैं, फ्लेक्सिबली यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, एक की थिंकिंग और दूसरों को समझने के लिए। तो लिंग्विस्टिक आई थिंक समझ में आ गया होगा, जहां पर हम एक लैंग्वेज जहां पे हम लैंग्वेज का यूज करते हैं फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली, दूसरों को समझने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। सो लिंग्विस्टिक समझ में आ गया होगा कि भाई ये एक कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को समझने की, फ्लेक्सिबली यूज करने के लिए, फ्लुएंटली यूज करने के लिए। लिंग्विस्टिक में समझ में आ गया होगा कि भाई ये कैपेसिटी होती है जहां पर हम लैंग्वेज का फ्लुएंटली यूज करते हैं, फ्लेक्सिबली यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी थिंकिंग और दूसरों को समझने के लिए, ये आता है लिंग्विस्टिक में। लिंग्विस्टिक एग्जांपल्स आप बोल सकते हैं गुड राइटर, गुड लिटरेचर, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं हमारे लिंग्विस्टिक के, राइटर, लिटरेचर एंड मेनी थिंग्स। लॉजिकल मैथमेटिकल, सो ये स्किल साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंडर आती है। तो यहाँ पे साइंटिफिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, ऐसी स्किल्स। पर्सन हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, जो पर्सन इस स्किल में हाई होगा, इस एबिलिटी में हाई होगा, इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में हाई होगा, वो लॉजिकली और क्रिटिकली सोच सकता है। दे एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मैनिपुलेट सिंबल्स टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये एंगेज रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, और मैनिपुलेट कर सकते हैं सिंबल्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, नोबेल प्राइज विनर्स हो गए, ये जो है ये इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल में। फिर बात करते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस की। स्पेशल इंटेलिजेंस बेसिकली स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। ये 2 चीज याद रखना, विजुअल इमेजेस और पैटर्न्स। ये रेफर करता है एबिलिटी जो कि इन्वॉल्व करता है फॉर्मिंग, यूजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग करना मेंटल इमेजेस को, जैसे कि आपके पायलट, सेलियर्स, स्कल्पटर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, ये सब चीजें, जहां पर विजुअल इमेजेस और पैटर्न्स का यूज होता है, जहां पर हम फॉर्म करते, यूज करते और ट्रांसफॉर्म करते हैं मेंटल इमेजेस को, वो होती है हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस। और ये एग्जांपल्स पायलट, सेलियर्स, स्कल्पटर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, ये हाई होते हैं इस इंटेलिजेंस में। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यहाँ पर होल या तो कुछ बॉडी का पोर्शन को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज किया जाता है।
ये कंसिस्ट करते हैं यूज ऑफ द होल बॉडी और द पोर्शन ऑफ इट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एथलीट्स हो गए, डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेटर्स एंड सर्जन्स, ये लाइकली हैव टू सच इंटेलिजेंस हाई। तो बॉडी काइनेस्थेटिक्स समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हम पूरा बॉडी का पोर्शन या तो कुछ बॉडी का पोर्शन यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ के एग्जांपल्स एथलीट्स, डांसर, एक्टर्स एंड मेनी मोर, जो कि हाई होते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक में। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दो चीज बड़े ध्यान से सुन लेना। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बहुत कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज ऑफ द नेम, बट ये टोटली डिफरेंट है। आपने कैसे याद रखना होता है, मैं आपको एक सिंपल वे में बता देती हूँ, जैसे बहुत इजी होता है याद रखना। इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल को आप इंट्रोवर्ट से लिंक कर सकते हो, इंट्रापर्सनल को आप इंट्रोवर्ट से लिंक कर सकते हो ना, इंट्रोवर्ट से लिंक। तो इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो कि शाय होते हैं, उनको ज्यादा लोग पसंद, वो ज्यादा लोगों के साथ बैठ नहीं पाते, वो थोड़े से शर्मीले होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो अपनी चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी थिंकिंग को अच्छे से समझ पाते हैं, अपनी एबिलिटीज, अपनी फीलिंग, अपने मोटिव्स को समझ पाते हैं, ये सारी चीजें। और एक्सट्रोवर्ट जो कि इनके अपोजिट होते हैं, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये सारी चीजें। अब समझो आप ध्यान से, interpersonal sensitivity to subtle aspects of others' behavior. This is the skill of understanding the motives. ये एक स्किल है जहां पर अंडरस्टैंड करते हैं स्किल्स, मोटिव्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स दूसरे लोगों की। जैसे कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, टीचर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, रिलीजियस लीडर्स हो गए, इनका हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है बेसिकली, जो कि दूसरों की फीलिंग, दूसरों के इमोशन, दूसरों के मोटिव समझ पाए और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। फिर आता है हमारा इंट्रापर्सनल, जो कि मैंने बोला इंट्रोवर्ट। ये अवेयरनेस ऑफ वन्स ओन फीलिंग, ये अपनी फीलिंग समझते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग, बट अपनी दूसरों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट अपनी फीलिंग समझते हैं, अपने मोटिव समझते हैं, अपनी डिजायर समझते हैं। रेफर करते हैं टू द नॉलेज ऑफ वन्स इंटरनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस एंड यूजिंग द नॉलेज टू इफेक्टिवली रिलेटेड टू अदर्स, जैसे कि फिलोसफर्स हो गए, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, ये सारी चीजें। नंबर 8 इज नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक बेसिकली सेंसिटिव टू द फीचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये इन्वॉल्व करते हैं कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल वर्ल्ड। ये नेचुरलिस्टिक में ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को नेचर से बिलोंग करते हैं, नेचर से रिलेट करके रखते हैं, जैसे कि हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटैनिस्ट, ये सारी चीजें, जूलॉजिस्ट। सो इसी से मैं एग्जांपल देती हूँ नेचुरलिस्टिक। जब कोविड टाइम था तब ऑनलाइन क्लास होती थी, तो ना मेरी एक मैम थी बोटैनी की, सो वो हमारे को लाइक ना एक दिन ना अपने ना जो उनका ऊपर गार्डन व्यू था वो दिखा रही थी, टेरेस व्यू। तो वहाँ पर ना वो दिखाती थी उनके पास इतने सारे प्लांट्स, मतलब आई थिंक 50 क्रॉस प्लांट्स हो गए, 50+ क्रॉस प्लांट्स उनके वहाँ पे है, इतने ज्यादा प्लांट्स थे। एंड वो बहुत बड़ी नेचुरल लवर है, नेचुरलिस्टिक है वो। सो या तो अब नेक्स्ट है आपकी ट्रियार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, रॉबर्ट स्टैनबर्ग। आई थिंक आज के लिए इनफ है, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे भी था, फर्स्ट लेक्चर है। सो मैं नहीं चाहती कि आप एकदम से पूरा बर्डन ले लो। तो हम ट्रियार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, PASS, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच कह रही हूँ। PASS प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव मॉडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना, ठीक है। और ये बाकी चीजें हम फिर कल पढ़ेंगे, हमारा फिर हम बाकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंस कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज के लिए आई थिंक इनफ है। एक बार हम फटाफट से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने करा क्या है। एक क्विकली रिवीजन जिससे आपको कहीं भी डाउट हुआ होगा ना तो क्लियर हो जाएगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको पॉजिटिव इसका आंसर दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं रिवीजन इंट्रोडक्शन से। तो भाई हमने क्या देखा कि भाई हर एक ह्यूमन बीइंग ना डिफर करता है एक दूसरे से इन द बेसिस ऑफ दे परसीव, लर्न, थिंक और परफॉर्म करना वेरियस टास्क को। मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट और जो कि इंटरेस्ट भी है साइकोलॉजिस्ट का, वो क्या है? इंटेलिजेंस। पीपल डिफर करते हैं एक दूसरे से कि इन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंसेस, लर्न करना और एंगेज रहना वेरियस फॉर्म ऑफ रीजनिंग के साथ और ओवरकम करना ऑब्स्टेकल्स को। इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, तो वेरिएबिलिटी एक फैक्ट ऑफ नेचर और इंडिविजुअल इसका एक्सेप्शन नहीं है, याद रख लेना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू द डिस्टिंक्टनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न। कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है पर्सनल ट्रेट के अकॉर्डिंग, बट कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो
चेंज होता है सिचुएशनल फैक्टर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो असेसमेंट हमारा फर्स्ट स्टेप है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को समझने का। असेसमेंट क्या बताते हैं? असेसमेंट ये बताता है कि इंडिविजुअल्स की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजरमेंट करने का और इवैल्यूएट करने को हम असेसमेंट कहते हैं। हम इसको मल्टीपल मेथड्स के लिए यूज करते हैं। असेसमेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट जो कि स्ट्रक्चराइज्ड हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ऑब्जेक्टिव हो, ये। इनफॉर्मल असेसमेंट ये ओपन होते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के लिए, केस टू केस, असेसर टू अनदर असेसर, ये सारी चीजें। जो एट्रीब्यूट चूज होता है असेसमेंट के लिए वो डिपेंड करता है हमारे पर्पस के ऊपर कि हमारा पर्पस क्या है, तभी हम एट्रीब्यूट चूज कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट लीनियर या यूनिडायमेंशनल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है और ये मल्टी डायमेंशनल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई एट्रीब्यूट हमारे 5 टाइप के हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और वैल्यूज। इंटेलिजेंस बेसिकली ग्लोबल कैपेसिटी है समझने की, इफेक्टिवली यूज करने की, अवेलेबल रिसोर्सेज और रैशनली सोचने की। ठीक है, जब भी हम चैलेंजेस फेस करें तो। एप्टीट्यूड बेसिकली इंडिविजुअल का अंडरलाइन पोटेंशियल स्किल को एक्वायर करने के लिए, आपकी क्या पोटेंशियल है स्किल को एक्वायर करने के लिए, ये एप्टीट्यूड आता है, ये एप्टीट्यूड कहता है। एप्टीट्यूड हमारे ऑल्सो हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि भाई फ्यूचर में अगर हम इसको प्रॉपर ट्रेनिंग एनवायरनमेंट दे तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। ठीक है, एप्टीट्यूड बेसिकली ये बोला जा रहा है कि भाई एक इंडिविजुअल के पास क्या पोटेंशियल है स्किल को एक्वायर करने के लिए अगर हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग और एनवायरनमेंट दे। इंटरेस्ट बेसिकली बोला जाता है कि इंडिविजुअल की प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में एंगेज रहने की। ये हमारे को एक ऑक्यूपेशन और जॉब में इनमें हेल्प करता है जहाँ पे हम सेटिस्फाइड भी रह सकते हैं, कंफर्टेबल भी रह सकते हैं अगर हम हमारा इंटरेस्ट को आगे प्रोसीड करें। पर्सनालिटी बेसिकली रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाती है। यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स आ जाते हैं। वैल्यूज हमारी बेसिकली एंड्योरिंग बिलीव्स है जहाँ पे हम बात करते हैं आइडियल मोड ऑफ हमारे बिहेवियर की, जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, गाइडेंस होती है जो कि पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं उसकी लाइफ टाइम तक। फिर आते हैं असेसमेंट मेथड पे। 5 टाइप के असेसमेंट मेथड्स है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन एंड द सेल्फ रिपोर्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट हम ज्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्लिनिकल सिस्टम में यूज करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, गाइडेंस के लिए, पर्सनल सिलेक्शन के लिए। बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड है, ये हम मेजर करते हैं इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इंटरव्यू इन्वॉल्व करता है सीकिंग इन्फॉर्मेशन एक वन-ऑन-वन बेसिस पे काउंसलर से फ्रॉम द क्लाइंट। ये जैसे कि आपके बहुत सारे एग्जांपल्स है, डोर टू डोर, सेल्समैन सर्विंग अबाउट अ प्रोडक्ट। केस स्टडी जो कि इन डेप्थ स्टडी होती है, डिटेल स्टडी होती है पर्सन की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट की, जहाँ पे हम हिस्ट्री का कलेक्शन करते हैं, हम अमाउंट ऑफ डेटा का कलेक्शन करते हैं इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनियर के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, ये थी केस स्टडी। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी को स्टडी कर रहे हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन और सर्टेन डिस्टेंस से। ठीक है, जहां पर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइजर, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर रिकॉर्ड करने के लिए बिहेवियरल फिनोमिना। अभी बस रिवीजन करा रही हूँ, मत बोलना कि जल्दी स्किप करवा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो रिवीजन है बस ये, तो एक क्विकली हम रिवीजन ले रहे हैं जिससे एक बार वापस से रिकॉल हो जाए। सेल्फ रिपोर्ट की बात करें तो सेल्फ रिपोर्ट बेसिकली मेथड है जहां पे इंडिविजुअल प्रोवाइड करता है अपने बारे में, खुद के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि उसके ओपिनियंस, बिलीव्स ये हो सकते हैं और ये ज्यादातर हमें इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर के थ्रू या टेस्ट के थ्रू मिलती है। कभी कभी जैसे मैंने इसका डिसबेनिफिट बताया कि कभी कभी क्या करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स अपने बारे में फेक थिंग्स बताने लग जाते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताने लग जाते हैं या झूठ बोलने लग जाते हैं, अपने नेगेटिव पॉइंट छुपाने लग जाते हैं। फिर बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस बेसिकली हमें बताता है कि कैसे एक इंडिविजुअल डिफरेंट है दूसरे इंडिविजुअल से। ये साथ ही साथ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों को कि कैसे वो अडैप्ट करते हैं अपना बिहेवियर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो रहते हैं। हम यहाँ पे देखो मेंटल अलर्टनेस, रेडी वेट, क्विक इन लर्निंग एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, ये सारे इंटेलिजेंट पीपल के एट्रीब्यूट्स हैं। डेफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस तो हमने 4 देखी डेफिनेशंस में। अच्छा, वो वाली भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंटेलिजेंस को बोला कि पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वेशलर के अकॉर्डिंग बोला गया इंटेलिजेंस को कि इंटेलिजेंस क्या है, ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल को सोचने के लिए, रैशनली एक्ट करने के लिए, पर्पसफुली और इफेक्टिवली अपने एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए। एल्फ्रेड बेनाक जो कि वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने वर्क किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, इन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है वो एबिलिटी है टू जज वेल, रीजन वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। गार्नर और स्टनबर्ग के अकॉर्डिंग कि इंटेलिजेंट पर्सन वो ही नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ अडैप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, बल्कि वो है जो कि मॉडिफाई भी कर रहे हैं और शेप भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो 2 टाइप की थ्योरी होती है, साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड
आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच ये इंटेलिजेंस जो कि एग्रीगेट होती है एबिलिटीज की, एक्सप्रेस करते हैं इंडिविजुअल को परफॉर्म करने के लिए इन द टर्म ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये डिस्क्राइब करती है कैसे यूज करें प्रोसेस का इंटेलेक्चुअल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये मेजर फोकस किसमें रहता है कि कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट कर रहा है रेदर देन कि क्या ह्यूमन फंक्शनिंग है, क्या इंटेलिजेंट फंक्शनिंग है, क्या स्ट्रक्चर है। यूनियन वन फैक्टर थ्योरी की बात करें तो यूनियन वन फैक्टर थ्योरी किसने दिया, ये आता है हमारे साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर और ये दिया किसने, ये दिया है एल्फ्रेड बिनेट ने। इंटेलिजेंस इन्होंने बताया इंटेलिजेंस जो है वो कंसिस्ट करता है सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज जो कि हम यूज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट में। अब इनकी जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस की वो कुछ लोगों को डिस्प्यूट लगी, क्यों, क्योंकि जब तक इन्होंने बिनेट टेस्ट आ गया था, जब तक इन्होंने एनालाइज किया लोगों ने डेटा ऑफ इंडिविजुअल, सब इनको लगने लग गया कि भाई ये थ्योरी काम की नहीं है। टू फैक्टर थ्योरी जो कि किसने दिया, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया। 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दिया। इन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज किया जिसको हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं। दो टाइप की होती है फैक्टर्स में, दैट इज द जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर जो बेसिकली हमारे जनरली परफॉर्म करते हैं, जो कि कॉमन होते हैं सारे परफॉर्मेंसेस के लिए और प्राइमरी होते हैं। एस फैक्टर हमारा एडिशनल फैक्टर होता है, स्पेसिफिक एबिलिटीज इन द पर्टिकुलर डोमेन्स, और इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर जो जनरल फैक्टर्स का ज्यादा है तो स्पेसिफिक फैक्टर भी ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जनरल फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब नहीं है कि स्पेसिफिक फैक्टर भी ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर आते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नंबर 3 जो कि दिया है लुईस थर्स्टन ने। इसमें याद रखना थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज 7 है और जो आपकी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो 8 है। तो याद रखना थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी 7 है और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 है। पता है लुईस थर्स्टन ने थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि भाई 7 टाइप ऑफ एबिलिटीज होती है, प्राइमरी एबिलिटीज होती है। वर्बल कॉम्प्रहेंशन जहाँ पर हम वर्ड्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज के बारे में समझते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटीज जहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्पेशल रिलेशन जहाँ पे हम पैटर्न्स विजुअलाइज करते हैं, फॉर्म्स, ये सब चीजें। परसेप्चुअल स्पीड की कितनी जल्दी हम परसीव कर पा रहे हैं डिटेल्स को। वर्ड फ्लुएंसी कितनी जल्दी हम वर्ड्स का फ्लुएंटली यूज कर पा रहे हैं, फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हैं। मेमोरी कितनी जल्दी हम रिकॉल कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को और कितने एक्यूरेसी से। इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट है आपकी हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो कि आर्थर जेनसन ने दी थी। आर्थर जेनसन ने प्रपोज किया था हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने 2 लेवल दिए थे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 हमारी एसोसिएटिव लर्निंग है जहां पर आउटपुट ज्यादा या कम सिमिलर है इनपुट से, रोट लर्निंग मेमोरी आती है। लेवल 2 हमारी कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स है जहां पर इन्वॉल्व करती है हायर ऑर्डर स्किल्स। ये ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को ऐसे वे में जहां पर हमारा इफेक्टिव आउटपुट प्रोड्यूस हो। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो कि जेपी गिलफॉर्ड ने दी थी। इन्होंने बेसिकली इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स को क्लासिफाई किया था 3 डायमेंशंस के बेसिस पे, ऑपरेशंस, प्रेडिक्ट्स एंड कंटेंट। ठीक है, ऑपरेशन बेसिकली कि क्या रिस्पोंडेंट कर रहा है। कंटेंट रेफर करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन जो कि इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस, जिसमें इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड हो रहे हैं। प्रेडिक्ट बेसिकली ये रेफर करता है कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है रिस्पोंडेंट के द्वारा। ठीक है, और 656 टोटल 180 सेल्स होते हैं, ये सारी चीजें बात करिए। फिर आ जाते हैं हमारी साइकोमेट्रिक अप्रोच, यहाँ तक खत्म हो गई थी। अब हमने पढ़ी थी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या पढ़ा कि भाई कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट करता है, मेन हमने ये पढ़ा। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि किसने दिया, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया, ये याद रख लेना। हॉवर्ड गार्डनर ने प्रपोज किया कितना, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि कितने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज किया। लिंग्विस्टिक जहां पर हम बेसिकली लैंग्वेज का फ्लुएंटली यूज करते हैं, फ्लेक्सिबली यूज करते हैं अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्रेस करने में अपनी थिंकिंग। लॉजिकल मैथमेटिकली ये बेसिकली वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है जहां पर हम लॉजिकली सोचते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं और इंगेज रहते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में और मैनिपुलेट कर सकते हैं सिंबल्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्पेशल इंटेलिजेंस जहां पर हम विजुअल इमेजेस और पैटर्न्स का यूज करते हैं और हम एबिलिटीज को इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मिंग करके, यूजिंग करके और ट्रांसफॉर्मिंग कर मेंटल इमेजेस। बॉडीली काइनेस्थेटिक यहाँ पर हम होल बॉडी पोर्शन या कुछ पोर्शन ऑफ द बॉडी को फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जहां पर हम दूसरों के बिहेवियर्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनके मोटिव्स, उनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, ये चीजें आती है जैसे साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स। ये इंट्रापर्सनल जहां पर हम हमारी खुद की फीलिंग्स, हमारे खुद के मोटिव्स, खुद के डिजायर्स को समझ पा रहे हैं। इंटरपर्सनल जहां पे हम एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स दूसरों से। ठीक है, नेचुरलिस्टिक जहां पर हम ये इन्वॉल्व करते हैं हमारे कंप्लीट अवेयरनेस हमारे नेचुरल वर्ल्ड से। ठीक है, कैसे हमारा रिलेशनशिप है नेचुरल वर्ल्ड से, ये सारी चीजें आती है नेचुरलिस्टिक, जैसे कि हंटर्स, फार्मर्स, बोटैनिस्ट, टूरिस्ट, ये सारी चीजें। तो आई थिंक अभी तक सबको समझ में आ गया होगा हमने
पूरा रिवीजन कर लिया है, जहां तक आज हमने पढ़ा हमने पूरा उसका रिवीजन कर लिया है। आई थिंक आज का जितना भी पढ़ा उस सबको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप द कमेंट, आई विल चेक द कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई योर कमेंट्स, सो डोंट वरी एट ऑल। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं ट्रियार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे वो करते हैं। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।